चलो रेडी है। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग। चल रहा है। गुड इवनिंग। फटाफट आप सभी अपने दोस्तों के साथ जुड़ जाइए। चलिए देखिए, सभी जुड़ जाइए अपने दोस्तों के साथ। गुड इवनिंग। चलिए देखिए, हमने पिछले क्लासों में पढ़े थे एसिड एंड बेस के बारे में कुछ जानकारियाँ ले रहे थे। तो वहाँ पे हमने काफ़ी सारे एसिड के बारे में बताया, कौन कौन सी एसिड आपके एग्जाम में जो ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, या कि कौन सी पदार्थों में क्या अम्ल पाया जाता है, इसके बारे में भी हमने बताया। इसके बाद आपको समझाया गया था कि बेस क्या होते हैं, बेस में भी कौन कौन सी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस है, इसके बारे में भी हमने पढ़ाया था आपको। बिल्कुल, गुड इवनिंग। चलिए देखिए, आज हम थोड़ा सा उससे आगे की ओर जाएंगे, है ना, कुछ आगे की ओर समझेंगे कि और कौन कौन सा हमारे पास बेस बचा हुआ है इम्पोर्टेंट बेसों में। तो उसको हम पढ़ लेंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट बेस बचा हुआ है। तो हमारा टॉपिक होगा, हम पढ़ रहे थे एसिड एंड बेस को। इसमें हमने देखा था एसिड के बारे में, एसिड को हमने समाप्त कर लिया था, कौन कौन सी एसिड कौन से पदार्थों में पाए जाते हैं, या फिर हमने देखा था कि ये जो एसिड है भाई, इस एसिड के बारे में कौन कौन से थ्योरी आया था, ये भी हमने क्लासों में देख चुके थे। इसके बाद हमने देख रहे थे बेस के बारे में, जैसे एक दो बेस के बारे में हमने पढ़ाया था आपको। यहाँ पे हम जान चुके थे MgOH के हॉल्ट वाइज के बारे में हम पढ़ चुके थे, है ना, इसके बारे में हम जान चुके थे। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ चुके थे CaO को, जिसे हमने कहा था कि बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है। इसके बाद हमने देख चुका था CaOH के हॉल्ट वाइज को भी पढ़ चुके थे, जिसके बारे में कहा था कि इसमें जब हम जल डाल देते हैं, इसमें जब हमने जल को मिला दिया तो क्या बन गया था हमारा CaOH के हॉल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया था, और इसी को हमने नाम दे दिया था बुझा हुआ चूना, जिसके इस्तेमाल कर रहे थे हम दीवार के पेंटिंग में, या फिर खाने वाले चूना के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे थे। तो यहाँ पे ये तीनों क्षार को हमने पढ़ा था, नाम दिया था इनको, हम इसको नाम दिए थे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हमने क्या दिया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तथा इसी को हमने कहा था कि इसी को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, इसी को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम का दूध कहते हैं, है ना। इतनी बातों को हमने जान चुके थे। इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में जाने थे भाई कि इसी को कहा जाता है बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना।
जिसका यूज हमने कहाँ किया था, सीमेंट बनाने में। और ये आपका कौन सा है, ये आपका बुझा हुआ चूना था। ये आपका कौन सा चूना है, बुझा हुआ चूना है। तो तीनों के बारे में हमने जान चुके थे। अब हम देखेंगे कि आगे कौन कौन सी और ऐसा बेस है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में ज़्यादा मात्रा में पूछा जाता है। और अपने दोस्तों तो इसे शेयर कर लीजिए और दोस्तों को जोड़ लीजिए इसे। आज का लेक्चर हमारा बहुत ही अच्छा लेक्चर होगा, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के व्यू से, क्योंकि इसमें हम अध्ययन करने वाले हैं सॉल्ट के बारे में भी। तो देखिए आगे की ओर हम पढ़ते हैं। और आगे यहाँ पे पहला आज के लिए हमारा जो बेस होगा, उस बेसों में हम टॉपिक लगाएंगे यहाँ पे सम इम्पोर्टेंट बेस। कुछ महत्वपूर्ण क्षार के बारे में पढ़ रहे थे, तो सम इम्पोर्टेंट बेस। और इस सम इम्पोर्टेंट बेस में आज के लिए जो हमारा बेस होगा, उसमें हम कौन सी बेस के बारे में जानेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। आज के लिए हम जो बेस जानने वाले हैं, यहाँ पे पहला बेस होगा हमारा ZNO। पहला बेस कौन सा पढ़ेंगे आज, ZNO के बारे में। तो इसमें देखिएगा कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। इससे पहले बात तो इसका हम जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं जिंक ऑक्साइड। इसका क्या नाम देंगे हम यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड। तो यदि हमसे कहेगा कि जिंक ऑक्साइड के फार्मूला बताइए, या फिर केमिकल फार्मूला या फिर रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हमें क्या बताना है, ZNO के नाम से जानेंगे। तथा इसी ZNO के बारे में अगला क्या समझना है आपको, किसी ZNO को कहा जाता है जिंकसाइड। इसी ZNO को क्या नाम देते हैं, जिंकसाइड के नाम देते हैं, जिंकसाइड। यदि हमसे कहा जाएगा कि जिंकसाइड का रासायनिक नेम क्या होता है, तो जिंकसाइड का रासायनिक नाम क्या बताना है आपका, जिंक ऑक्साइड। और इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बताना है, ZNO के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे आपको इतनी बता के याद रखना होगा कि बताओ भाई जिंकसाइड के रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो हमें क्या याद रखना है, ZNO को याद रखना है। इसके बाद ZNO के बारे में और क्या समझना है भाई, तो ZNO के बारे में समझना है हमें कि इसका जो यूज है, इस ZNO का जो यूज है वो हम कहाँ करेंगे। तो ZNO का यूज हम करते हैं यहाँ पे एंटीटेनिन। इसका यूज हम करेंगे एंटीटेनिन क्रीम बनाने में। एंटीटेनिन क्रीम बनाने में एंटीटेनिन का जो मतलब होता है वो होता है यहाँ पे धूप से बचाने वाला क्रीम, धूप से बचाने वाला क्रीम। तो धूप से बचाने वाला क्रीम में किसका यूज करते हैं, कौन सा अपना बेस का यूज करते हैं या किस केमिकल का यूज करते हैं, तो क्या बताना हमें, ZNO को बचाना है, या फिर जिंक ऑक्साइड, या फिर क्या बताएंगे, जिंकसाइड को बताएंगे। यदि हमसे कहेगा कि बताओ भाई धूप से बचाने वाला क्रीम में किस केमिकल का यूज किया जाता है, तो क्या बताना है आपको, जिंक ऑक्साइड का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद इस जिंक ऑक्साइड के बारे में क्या समझना है कि इस जिंक ऑक्साइड का यहाँ पे यूज हम और क्या कर लेंगे, तो इसका यूज कर लेंगे आर्टिफिशियल टीथ बनाने में इसका यूज कर लेंगे, है ना। हिंदी में कह देंगे कृत्रिम दांत बनाने में भी इसका यूज होता है, कृत्रिम दांत बनाने में, कृत्रिम दांत बनाने में। तो हमसे कहेगा कि कृत्रिम दांत बनाने में किस केमिकल का यूज किया जाता है, कौन सा रसायन का यूज किया जाता है, तो क्या बताना हमें, ZNO को बताना है। इसके बाद इसी ZNO को कहा जाता है भाई, इसी ZNO के एक और नाम दिया जाता है, कौन सा, फ्लावर ऑफ जिंक। इसे कहते हैं जस्ते का फूल, इसे कहते हैं जस्ते का फूल। तो यदि हमसे कहा जाएगा कि जस्ते के फूल के नाम से भी किसे पुकारते हैं, तो क्या बताना है, जिंक ऑक्साइड को बताना है। तो जिंक ऑक्साइड के बारे में देखो क्या क्या आपको याद रखना है। पहला आपका याद रखना है कि इसकी जो केमिकल फॉर्म नेम है वो क्या जानेंगे, जिंक ऑक्साइड के नाम से जानेंगे। इसके बाद इसे क्या याद रखना है, किसी को हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम जिंकसाइड के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इसका हमने कहा कि इसे एक और नाम देते हैं भाई, इसी को हम कहते हैं फ्लावर ऑफ जिंक, या फिर जस्ते के फूल के नाम से जानते हैं।
तथा इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज करेंगे धूप से बचाने वाले क्रीम बनाने में, जिसको नाम देते हैं एंटी टैनिन क्रीम बनाने में, या फिर इसका यूज हम कहाँ कर लेंगे, कृत्रिम दांत बनाने में, आर्टिफिशियल टीथ बनाने में। इतने जगहों पर इसका यूज किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए ध्यान से अगला बेस, इससे स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप, इससे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और इसके बाद देखिए आगे की ओर अगला बेस जो हमारा है भाई वो आपका है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट से बहुत ही अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे देखिएगा अगला बेस हमारा है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, यदि हमसे कहेगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो रासायनिक फार्मूला होता है भाई वो हमें यहाँ पे याद रखना है NaHCO3। NaHCO3 इसे कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। ये आपका कौन सा एलिमेंट है, सोडियम, और ये कार्बोनेट, और ये क्या आपका H लग गया तो इसको हम नाम दे देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानेंगे। इस सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या अगला याद रखना है आपको, तो इससे आपको याद रखना है कि इस सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है बेकिंग सोडा। क्या नाम देते हैं, बेकिंग सोडा के नाम देते हैं इसे हम। तो यदि हमसे कहेगा कि बेकिंग सोडा किसे कहा जाता है, तो बेकिंग सोडा के नाम से किसे हम जानते हैं, तो अपना जानते हैं बेकिंग सोडा के नाम से NaHCO3 को जाना जाता है। तो यदि हमसे पूछेगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक फार्मूला बताइए भाई, तो क्या बताना होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो फार्मूला होता है वही इसका भी होगा NaHCO3। इसके बाद देखिए इसी ब्लीचिंग पाउडर, इसी आपका बेकिंग पाउडर का कहा जाता है खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, इसी को एक और नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं खाने वाला सोडा, या फिर इसी को कह दिया जाता है मीठा सोडा। ये तीनों नाम किसका है, सोडियम बाइकार्बोनेट का है। पहला कौन सा, बेकिंग पाउडर, दूसरा खाने वाला सोडा, या फिर क्या नाम दे देंगे, मीठा सोडा के नाम से जानेंगे। देखिए ध्यान से NaHCO3 बेकिंग सोडा का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं अपना जीवन लाइफ में, तो इसका हम यूज कर लेंगे, इस बेकिंग सोडा का यूज हम कर लेंगे। पहले इससे जो निकलता है भाई, क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। इससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। जैसे यहाँ पे देखोगे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। तो जैसे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है भाई, आग को बुझाने का काम करता है। तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर लेंगे, इसका इस्तेमाल हम अग्निशामक यंत्र में कर लेंगे, अग्निशामक यंत्र में भी कर लेंगे। फायर एग्जिटेंस सिस्टम में किया जाता है इसका यूज, है ना। आग बुझाने वाले सिलेंडर में भी भरा जाता है कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हमने नाम दिया बेकिंग सोडा, है ना, वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। इसके बाद देखिए ध्यान से इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को या बेकिंग सोडा को और कहाँ यूज कर लेंगे, तो इसका यूज कर लेंगे, इससे निकल रहा है क्या भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने से इसका हम यूज कर देंगे यहाँ पे यूज मटेरियल को फ्लूफली करने का मतलब होता है जो आपको खाने योग्य पदार्थ है, जितने भी आप खाने वाले पदार्थ को बनाते हैं, जैसे घर में पूड़ियाँ छानते हैं, तो इसमें आपका जो फुलाने का काम करता है उसको फुलाना, है ना। फ्लूफली का मतलब होता है फुलाना। तो उसमें जो फुलाने के काम करता है ना, वो फुलाना किसका काम है, एक CO2 का काम है, और ये कहाँ से आएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से आएगा। तो हमें याद रखना है कि आप ना खाने वाले चीज़ों में या खाने वाले जो मटेरियल होते हैं हमारे पास, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उसमें क्या मिलाते हैं हम, उसमें मिलाते हैं बेकिंग पाउडर को, ताकि वो क्या हो सके, फूल सके, है ना। तो फुलाने में क्या किसका यूज करेंगे, बेकिंग सोडा का यूज करेंगे। इसके बाद इसका यूज हमने कहाँ किया था, अग्निशामक यंत्र में कर लेते हैं।
इसके बाद बेकिंग सोडा का और यूज बता दूं आपको, इसका यूज अपन कहाँ करते हैं भाई, तो देखिएगा इसका यूज हम और कहाँ कर लेंगे, इसका यूज हम कर लेंगे पेंट के दाग हटाने में, पेंट के दाग को हटाने में भी इसका यूज करते हैं, है ना। जैसे कपड़े पे यदि पेंट का दाग लग जाता है तो उसे भी हटाने में यह काम आएगा, कौन, आपका बेकिंग पाउडर, है ना, या फिर बेकिंग सोडा। इसका फॉर्मूला हमने क्या दिया था, NaHCO3। तो यहाँ पर भी ये काम आएगा आपको, है ना। आप पेंट के दाग इत्यादि को भी रिमूव करवा सकते हो। इसके बाद देखिए ध्यान से, इससे एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। समझ में यहाँ तक तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना? कमेंट कर बताइएगा यहाँ तक कोई दिक्कत साउंड वगैरह में नहीं ना है। चलिए इसके बाद देखिए, बहुत अच्छा मंजी। चलिए आगे देखिए, इसके बाद अगला हमारा जो सोडा पढ़ना है वो आपका है NaOH, जिसको हम नाम देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हम अगला जानेंगे कौन सा सोडा, NaOH के नाम से। और इसको नाम क्या देते हैं भाई, इसको नाम देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे NaOH के बारे में आपको क्या याद रखना है, अगला पॉइंट, किसी को कहा जाता है कास्टिक सोडा। क्या नाम देंगे इसको, कास्टिक सोडा के नाम देते हैं, कास्टिक सोडा। और ये जो NaOH है भाई, ये सबसे ज्यादा स्ट्रोंगर बेस माना जाता है, स्ट्रोंगर बेस है, सबसे ज्यादा मजबूत क्षार के रूप में जाना जाता है। तो यदि हमसे कहेगा कि सबसे स्ट्रोंगर बेस कौन सा होता है, तो किसको नाम लेना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को नाम लेना है, NaOH को नाम लेना है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है भाई, इसका जो pH वैल्यू होता है वो कितना, इक्वल टू 14 होता है ना, या थोड़ा ही बहुत 14 से कम होती है, या 14 के बराबर होता है NaOH को। इसीलिए इसको हमने क्या मान दिया, सबसे स्ट्रोंगर बेस के नाम से जानते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है आपका 318 डिग्री सेल्सियस, याद रखना है ना। NaOH का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना याद रखना आपको, 318 डिग्री सेल्सियस याद रखना है। इसके बाद NaOH के बारे में और क्या याद रखना है भाई, कि ये जो NaOH है इसका हम यूज कहाँ करेंगे, तो समझिएगा ध्यान से। NaOH का यूज हम जो करते हैं, इसे हमने नाम दिया कास्टिक सोडा। तो इसका यूज हम कर लेंगे वॉशिंग सोप बनाने में, कपड़ा धोने वाले साबुन बनाने में, कपड़ा धोने वाला साबुन बनाने में इसका यूज करेंगे। कपड़ा धोने वाला साबुन बनाने में इसका इस्तेमाल हम कर लेंगे। तो हमसे कहा जाएगा कपड़ा धोने वाले साबुन बनाने में कौन सा बेस इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको क्या याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का या फिर कास्टिक सोडा का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ इसका यूज कर लेंगे भाई, तो इसका यूज कर लेंगे हम कपड़ा उद्योग में, या फिर कागज के उद्योगों में कर लेते हैं, या फिर कारखानों में सफाई के लिए कर लेते हैं, कारखानों में सफाई के लिए, इतने जगहों पे इसका यूज किया जाता है। कपड़ा उद्योग में कर लेंगे, कागज या कारखानों की किस्में सफाई करने में भी इसका उपयोग हम कर लेंगे, है ना, या फिर कपड़ा धोने वाला साबुन बनाने में भी इसका उपयोग हम करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि कपड़ा धोने वाले वॉशिंग सोप में इसका यूज करते हैं। तो समझिएगा कि कैसा इसका उपयोग हम करते हैं साबुन में, है ना। थोड़ा सा इसके रिएक्शन में दिखा दूं आपको, यहाँ पे समझिएगा कैसे हम NaOH से साबुन बनाते हैं, जो सॉफ्टनिफिकेशन की प्रक्रिया होता है वो कैसे पूरा किया जाता है। मान लो कि यहाँ पे कोई आपका लॉन्ग चेन, कोई फैट है, कोई वसा है। जब वसा क्या होते हैं भाई, तो वसा लॉन्ग चेन कार्बन होते हैं। लॉन्ग चेन कार्बन की एक बहुत बड़ा श्रृंखला होती है ना, इसे हिंदी में कहेंगे कार्बन की लंबी श्रृंखला, है ना। इसको हम नाम दे देंगे कार्बन की लंबी श्रृंखला,
कार्बन की लंबी श्रृंखला नाम दे देंगे। और ये जो कार्बन की लंबी श्रृंखला है भाई, इसमें जैसे हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ यदि मैं जोड़ दिया किसी R को, और R क्या है भाई, तो यही R आपका लॉन्ग चेन कार्बन का इंडिकेट करेगा, मतलब कि इसमें बहुत सारे कार्बन जुड़े होंगे। अब इसका रिएक्शन जब हम कराते हैं किसके साथ, जब NaOH के साथ इसका रिएक्शन कराई जाती है, कास्टिक सोडा के साथ इसका रिएक्शन कराया जाता है, तो देखना ध्यान से, इस रिएक्शन को हम नाम देंगे सॉफ्टनिफिकेशन। इसका क्या नाम देंगे हम, सॉफ्टनिफिकेशन नाम देंगे। सॉफ्टनिफिकेशन को हिंदी में कहा जाता है साबुनीकरण, साबुनीकरण नाम देंगे। और ये जो साबुनीकरण की प्रक्रिया भाई, यहीं से बन जाएगा आपका कौन सा साबुन, वॉशिंग साबुन। कौन सा, वॉशिंग सोप बनेगा। इसे हम नाम देंगे कपड़ा धोने वाला, क्या नाम देंगे, कपड़ा धोने वाला साबुन, कपड़ा धोने वाला साबुन बनेगा। और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलेगा, तो प्लस में आपको निकल जाएगा यहाँ पे ग्लिसरीन। क्या निकलेगा, ग्लिसरीन निकलेगा। इस ग्लिसरीन जो निकला यहाँ पे भाई, इस ग्लिसरीन का जो हम यूज कर लेंगे, वो ग्लिसरीन का हम यूज करते हैं यहाँ पे, इस ग्लिसरीन का जो हम यूज करते हैं वो करते हैं यहाँ पे कृत्रिम आंसू बनाने में, कृत्रिम आंसू बनाने में इसका हम उपयोग कर लेंगे। तथा इसी ग्लिसरीन का यूज कर लेते हैं विस्फोटक पदार्थों में भी इसका उपयोग किया जाता है, विस्फोटक पदार्थों में भी इस ग्लिसरीन का यूज किया जाता है। जैसे आपने देखे होंगे कि यदि साबुन की आपके जो साबुन का जो आपका घोल होता है, यदि आंखों में चले जाते हैं तो वहां से हमारा आंसू आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ग्लिसरीन का जो यूज है वो कहाँ करते हैं, कृत्रिम आर्टिफिशियल यहाँ पे आंसू बनाने में करते हैं, है ना। कृत्रिम आंसू में भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद जब इसी लॉन्ग चेन कार्बन वाला का रिएक्शन, जब इसी लॉन्ग चेन कार्बन वाले वसा का रिएक्शन NaOH के साथ न करवाकर, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, NaOH के साथ न करवाकर इसका रिएक्शन यदि हम करवा दें, ये वही सॉफ्टनिफिकेशन प्रोसेस रहेगा, वही सॉफ्टनिफिकेशन प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे कपड़ा धोने वाला साबुन न बनकर इसका यदि मैं रिएक्शन करवा दूँ KOH के साथ, जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पे पोटासियम, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और यदि पोटासियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा दूं, जिसका pH वैल्यू जो होता है भाई वो होता है 12.5। NaOH का जो pH वैल्यू था वो कितना था, 14 था। इस सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर बेस है तो साबुन भी कुछ ज़्यादा स्ट्रोंग बनेगा, तो उस साबुन का इस्तेमाल हम कहाँ कर लेंगे, कपड़ा धोने में कर लेंगे। मगर यहाँ पे KOH क्या है, इसका pH वैल्यू कम है, और pH वैल्यू कम है तो इससे थोड़ा सा कम हार्ड साबुन बनेगा। कम हार्ड साबुन बनेगा उसको हम कह देंगे कि ये नहाने वाला साबुन हो गया। कैसा साबुन, नहाने वाला साबुन। और प्लस में क्या निकला भाई, प्लस में वही ग्लिसरीन निकलता है, जिसका यूज हमने बताया कि इसका यूज करते हैं कृत्रिम आंसू बनाने में, या फिर कहाँ करेंगे, विस्फोटक पदार्थों में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका, ग्लिसरीन का, है ना। ये कहाँ मिलेगा, ये सॉफ्टनिफिकेशन प्रक्रिया में या फिर साबुन में भी पाया जाता है ना। साबुन में भी ग्लिसरीन पाया जाएगा, तो याद रखना कि साबुन में भी क्या होता है, ग्लिसरीन पाया जाता है, जो कृत्रिम आंसू बनाने में क्या होता है, सहायक होता है। नहाने वाला जो साबुन प्राप्त हुआ किससे प्राप्त हुआ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से प्राप्त हुआ आपका, है ना। हाँ जी बिल्कुल, सॉफ्ट साबुन प्राप्त होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से सॉफ्ट साबुन प्राप्त होता है। इसको हम नहाने वाला साबुन नाम देते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट, है ना। इसके बाद जब इसी लॉन्ग चेन कार्बन वाला का उपयोग हम कर लेंगे, इसी को रिएक्शन करवा देंगे SO3 और H के साथ, जिसको हम नाम देते हैं सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड। और जब इसके साथ इसको रिएक्शन करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, इस निर्माण हो जाएगा आपका सल्फोनिक हाइड्रोक्साइड नाम देंगे, सल्फोनिक हाइड्रोक्साइड नाम देंगे। और इसी सल्फोनिक हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्शन करवा दी जाती है लॉन्ग चेन कार्बन को, तो यहाँ पे बन जाता है डिटर्जेंट। क्या बन जाएगा, डिटर्जेंट बन जाएगा।
और इस डिटर्जेंट को हम इस्तेमाल कहाँ कर लेंगे, कपड़ा धोने में। कहाँ कर लेंगे, कपड़े धोने में कर लेंगे। तो यदि कहेगा कि बताओ भाई आप कपड़ा धोने वाले साबुन बनाने में कौन सा केमिकल का यूज करते हैं, तो कौन सा बेस बताना है आपका, NaOH। इसके बाद कहेगा कि नहाने वाले साबुन बनाने में कौन सा क्षार का उपयोग करते हैं या कौन सा बेस इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या बताना है, KOH को बताना है। और डिटर्जेंट बनाने में किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पे SO3H का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ध्यान से, आवाज नहीं जा रही है क्या दीपक जी, आवाज थोड़ा, आवाज तो जा रहा है दीपक जी, आवाज तो बिल्कुल सही है। एक बार मोबाइल को आप रिफ्रेश कर लीजिए। चलिए देखिए ध्यान से, आवाज सही है। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद हमें आगे क्या समझना है, इसके बाद हमें आगे यहाँ पे समझना है, यहाँ पे आगे अगला बेस हमें पढ़ना है KNO3 को। अगला क्या पढ़ना है, KNO3। इसको नाम देते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। क्या नाम देंगे, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। तो यदि हमसे कहेगा कि पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या बताना है, KNO3 बताना है। इससे दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी जाते आते हैं, उसको याद रखना। पहला क्या याद रखना भाई, कि इसका हम यूज कहाँ करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, पोटेशियम नाइट्रेट का जो यूज है, ये पोटेशियम और ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये भी एक्सप्लोजिव एलिमेंट है। ये भी तीनों क्या है, एक्सप्लोजिव एलिमेंट है। एक्सप्लोजिव एलिमेंट कहने का मतलब है विस्फोटक तत्व हैं। इनका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, विस्फोटक तत्व हैं, तो इसका इस्तेमाल भी हम कहाँ करेंगे, विस्फोटक वाले पदार्थों में ही करेंगे या विस्फोटक केमिकल बनाने में ही करेंगे। तो ये जो KNO3 है, इसका यूज हम कर लेंगे एक्सप्लोजिव में। कहाँ यूज कर लेंगे, एक्सप्लोजिव में कर लेंगे, विस्फोटक बनाने में कर लेंगे, विस्फोटक बनाने में, या फिर इसी का यूज हम कर लेंगे गन पाउडर बनाने में। कहाँ यूज कर लेंगे, गन पाउडर में भी क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट होता है ना। तो गन पाउडर बनाने में भी किसका यूज करते हैं हम, पोटेशियम नाइट्रेट का यूज कर लेते हैं। तो इतना चीज आपको याद रखना था, क्या, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट से याद रखना था। इसके बाद देखिए ध्यान से, ये जो हमारा सम इम्पोर्टेंट बेस का टॉपिक था, इसमें बहुत सारे बेस आपको करवा दिया गया। जैसे हमने देखो क्या क्या आपको करवा दिया, MgOH के हॉल्ट वाइज को आपको करवा दिया। इसके बाद हमने करवा दिया CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को। इसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड में जैसे ही हमने जल डाला था तो बन गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी हमने कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद बेकिंग सोडा को करवा दिया NaHCO3 के नाम से। इसके बाद कास्टिक सोडा को, कास्टिक पोटास को और सल्फोनिक हाइड्रोक्साइड को भी करवा दिया। इसके बाद एक हमारा KNO3 था जिसे हमने नाम दिया पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ है ना। अब बात करते हैं कि जब एसिड और बेस को आपस में मिला दिया जाता है या इनके बीच कोई रिएक्शन करवा दिया जाता है तो क्या प्रोडक्ट हमें मिलता है ना। इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। अब दोनों को हम क्या करेंगे, मैच करेंगे। देखिएगा दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या हमारा प्रोडक्ट निकलेगा। अब यहाँ पे बात करेंगे एसिड और जब बेस को आपस में क्या करते हैं, कोई रिएक्शन करवा देते हैं। एसिड को हम हिंदी में नाम देते हैं अम्ल और बेस को कहते हैं क्षार के नाम से। जब अम्ल और क्षार की कोई आपस में रिएक्शन करवाई जाती है तो ऐसा रिएक्शन को हम नाम देते हैं, जो अम्ल और क्षार के बीच में करवाया जाता है, ऐसा रिएक्शन को हम नाम देते हैं यहाँ पे उदासीनीकरण। उदासीनीकरण प्रक्रिया, उदासीनीकरण नाम देते हैं। और जब उदासीनीकरण प्रोसेस करवाई जाता है तो क्या बनता है, यहाँ पे साल्ट बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, जिसे हम हिंदी में नाम देते हैं लवण। क्या नाम देते हैं, लवण। और क्या बनता है, जल बनता है।
तो यदि हमसे कहा जाए कि बताओ भाई अम्ल और क्षार की रिएक्शन जो होती है उससे क्या बनता है, तो क्या कहना है कि उससे लवण बनता है और क्या बनेगा, जल बनता है। और इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, तो इस रिएक्शन को नाम देते हैं उदासीनीकरण प्रोसेस, है ना, या उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो हम क्या पढ़ेंगे, तो अगला हम पढ़ेंगे साल्ट, किसके बारे में, लवण के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। तो देखिए ध्यान से लवण के बारे में, क्या होता है लवण, या कौन कौन से लवण आपके एग्जामों में ज़्यादा मात्रा में पूछते हैं, तथा इन लवणों का हम यूज कहाँ पे करते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ से निकलने वाला है, तो आप देखते रहिएगा। अब देखिएगा अगला हमारा हेडिंग जो होगा वो होगा साल्ट, हिंदी में क्या नाम देंगे, लवण। क्या नाम देंगे हिंदी में, लवण। पहली बात आपको क्या समझना है, हमने कहा कि ये जो लवण का निर्माण होता है भाई वो अम्ल और क्षार के रिएक्शन से होता है। अम्ल और किसके रिएक्शन से होता है, क्षार के रिएक्शन से होता है। और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, तो जल मिलता है। क्या मिलता है, जल मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पे कह दिया कि एक अम्ल का नाम ले लिया HCl, एक क्या है, ये सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है। इसके बाद एक बेस को उठा लिया हमने NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका नाम देंगे क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जब इनके बीच में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, NaCl बनेगा और H2O बनेगा। ये जो NaCl बना भाई, एक आप अम्ल और क्षार के जो आप आपस में रिएक्शन करवाते हैं उससे क्या बनता है, यहाँ पे साल्ट बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। हमारा जो साल्ट बना वो कौन सा साल्ट बना यहाँ पे भाई, NaCl बना। ये जो NaCl है इसके बारे में देखना क्या क्या आपसे पूछा जाता है। NaCl से क्वेश्चन बनता है पहला कि इसका नाम क्या देंगे, तो NaCl का जो हम नाम देंगे वो नाम होता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसे क्या कहा जाता है, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, या फिर इसी NaCl को नाम देते हैं कॉमन साल्ट भी कहा जाता है। इसी को हम कॉमन साल्ट कह देंगे, या हिंदी में कह देंगे साधारण नमक। क्या नाम देंगे, साधारण नमक के नाम से जान जाएंगे। तो हमसे कहेगा कि साधारण नमक किसे कहा जाता है, तो क्या बताना है, NaCl को बताना है कि इसे साधारण नमक कहा जाता है। इसके बाद इसी को कहा जाता है टेबल साल्ट के नाम से भी, इसी को जाना जाता है टेबल साल्ट, या फिर कह सकते हो कि टेबल वाला जो आपका साल्ट है या टेबल वाली जो नमक है उसे क्या नाम देते हैं, तो टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl को। इसी NaCl को जाना जाता है रॉक साल्ट के नाम से, इसी NaCl को भी जाना जाता है रॉक साल्ट के नाम से भी जाना जाता है। चट्टानों में मिलने वाला नमक भी कौन होता है, आपका NaCl होता है। तो देखो इसे कौन कौन सी नामों से हमने जाना, पहले NaCl को नाम दिया सोडियम क्लोराइड, इस सोडियम क्लोराइड को फिर क्या कहा, कॉमन साल्ट या फिर साधारण नमक कहा। इसी को हमने नाम दे दिया टेबल साल्ट, है ना, आपका टेबल वाला लवण। इसके बाद इसी को हमने नाम दे दिया रॉक साल्ट, चट्टानों में मिलने वाला नमक, है ना। तो ये तीनों नाम से जाना जाता है किसे, NaCl को जानते हैं, सोडियम क्लोराइड को हम जानते हैं। इसके बाद देखिए यदि आपसे कह दिया कि टेबल साल्ट तो हम जानते हैं सोडियम किसे, क्लोराइड को। यदि एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आ जाए कि बताओ भाई टेबल शुगर के नाम से किससे जाना जाता है, टेबल शुगर के नाम से किसे जाना जाता है। टेबल शुगर, शुगर कहने का मतलब होता है शर्करा या फिर कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो एक बार आप कमेंट करके बताइएगा कि टेबल शुगर के नाम से किसे जानेंगे, टेबल शुगर के नाम से किसे जानेंगे, एक बार आप कमेंट करके बताइएगा। सुक्रोज, बहुत अच्छा, सुक्रोज किससे हम नाम देंगे, सुक्रोज को जानेंगे हम टेबल शुगर के नाम से। टेबल शुगर के नाम से हम किसे जानते हैं, सुक्रोज को जानते हैं, है ना। कुछ लड़के ने सही आंसर दिया, टेबल शुगर के नाम से हम किसे जानेंगे, सुक्रोज को जानेंगे। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा साल्ट से क्वेश्चन। एक होता है हमारे पास इप्सम सॉल्ट। ये इप्सम सॉल्ट क्या होते हैं, सेंधा नमक जिसे कहा जाता है।
तो सेंधा नमक के देखिएगा ध्यान से यहाँ पे फार्मूला पूछ ली जाती है। हमारा पास होता है एक इप्सम साल्ट, इप्सम साल्ट या इसी को कहा जाता है सेंधा नमक। तो ये जो सेंधा नमक है भाई, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, उसे हम MgSO4 के नाम से जानते हैं। तो ये जी हमसे कहा जाएगा कि बताओ भाई, ये जो आपका इप्सम साल्ट है, सेंधा नमक है, इसका रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो आपको क्या याद रखना है? MgSO4 है ना इंटू 7H2O के नाम से इसे हम जानेंगे। MgSO4 इंटू 7H2O के नाम से जानेंगे। इसका केमिकल नेम हम देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। क्या नाम देंगे? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से इसे हम जानेंगे। तो यदि कहा जाएगा कि बताओ भाई, इप्सम साल्ट किसे माना जाता है? तो इप्सम साल्ट हम किसे कहते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 इंटू 7H2O को जानेंगे। उसी प्रकार यदि आपसे कह दिया कि ग्लोबल साल्ट के नाम से किसे जानते हैं? तो ग्लोबल साल्ट के नाम से हम जानते हैं ग्लोबल साल्ट। तो ग्लोबल साल्ट के नाम से या ग्लोबल लवण के नाम से हम किसे जानेंगे? तो ग्लोबल साल्ट के नाम से जानते हैं हम Na2HA4 इंटू 6H2O को जानते हैं। इसको नाम देते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट के नाम से जानेंगे। इसके बाद एक और नमक होता है जिसे आप कहते हो मोर सॉल्ट। मोर साल्ट, इसे मोर साल्ट कहा जाता है। तो मोर साल्ट के नाम से किसे हम जानते हैं? तो मोर साल्ट के नाम से जानते हैं हम Fe2SO4 NH4 के हॉल्ट वाइज इंटू SA4 इंटू 10H2O को जानेंगे, है ना। किसको जानेंगे? Fe2SO4 NH4 के हॉल्ट वाइज SO4 इंटू 10H2O को हम किस नाम से जानते हैं? मोर साल्ट के नाम से जानते हैं। देखना ध्यान से, इसका हम क्या नाम देंगे? इसका नाम देते हैं हम हाइड्रेटेड सॉरी, यहाँ पे हाइड्रेटेड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम फेरस अमोनियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। फेरस अमोनियम सल्फेट के नाम से देते हैं Fe2SO4 NH4 के हॉल्ट वाइज SA4 इंटू 10H2O को क्या नाम देंगे? फेरस अमोनियम सल्फेट के नाम से इसे हम जानते हैं। तो कहा जाएगा कि बताओ भाई, फेरस अमोनियम सल्फेट को किस नाम से जानते हैं? मोर साल्ट के नाम से जानेंगे। ग्लोबल साल्ट के नाम से किसे जानेंगे? सोडियम सल्फेट को। और इप्सम साल्ट सेंधा नमक के नाम से किसे जानेंगे? मैग्नीशियम सल्फेट को जानेंगे। MgSO4 को जानेंगे। तो इतना एक क्या थे? ये सारे के सारे सॉल्ट थे आपके। ये सारे क्या है? आपका सॉल्ट है ना। और एक हमने इससे पहले देखा था कॉमन साल्ट, जिसका फार्मूला हमने लिखा सोडियम क्लोराइड NaCl। इसके बाद देखिए आगे, इसके बाद आगे आपसे क्या पूछा जाएगा? साल से आओ कौन कौन से क्वेश्चन लवण से हमारा बन जाता है। तो लवण से हमारा आगे क्वेश्चन बनेगा, जैसे एक लवण होता है जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पे फिटकिरी। फिटकिरी को एक और नाम दिया जाता है जिसे कहा जाता है पोटास एलम। ये जो पोटास एलम है, इसको नाम दी जाती है फिटकिरी या फिर पोटास एलम के नाम से ही जानते हैं। ये जो फिटकिरी या पोटास एलम है, तो इसको देखना ध्यान से, इसका जो फॉर्मूला होता है वहाँ पे इसे हम कहते हैं K2SO4 Al2SO4 के होल्ड क्यूब इंटू 24H2O। ये क्या होता है? तो ये होता है फिटकिरी का रासायनिक फार्मूला। K2SO4
Al2SO4 के होल्ड क्यूब इंटू 24H2O, ये क्या मानते हैं इसे हम, इसको हम जानते हैं फिटकरी के नाम से या फिर पोटाशियम के नाम से इसे हम जानते हैं। इस पोटाशियम का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसका यूज हम कर लेते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में। इसका यूज कहाँ कर लेंगे, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज कर लेंगे। एंटीसेप्टिक केमिकल एक प्रकार का है, या फिर कह सकते हो कि एंटीसेप्टिक क्रीम में यूज कर लेते हैं। ये जो एंटीसेप्टिक क्रीम में यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे इसका तो समझना ध्यान से। इसका यूज कर लेंगे हम ब्लड के क्लॉटिंग बनाने में, ब्लड के क्लॉटिंग बनाने में, रक्त के थक्का बनाने में, रक्त का थक्का बनाने में। देखते हो जब हमारा हाथ या पैर कट जाते हैं या कहीं पे नस से कट जाते हैं तो वहाँ पे फिटकरी को लगा देने से ब्लड का क्या होता है, क्लॉटिंग जम जाता है। और ये जो ब्लड का क्लॉटिंग जमा, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कोएगुलेशन प्रोसेस। कोएगुलेशन प्रोसेस हिंदी में कहा जाता है अस्कंदीकरण, अस्कंदीकरण प्रक्रिया। तो ब्लड का जो फिटकरी द्वारा जमाया गया उस ब्लड को जमने या रुधिर को जमने की जो प्रोसेस हुआ या प्रक्रिया हुआ, उस प्रक्रिया को हम नाम दे देंगे कोएगुलेशन प्रक्रिया, या फिर नाम दे देंगे अस्कंदीकरण प्रोसेस के नाम से इसे हम जानेंगे। इसके बाद इसी पोटाशियम का हम यूज कर लेते हैं कहाँ पे, तो इसी पोटाशियम का हम यूज कर लेंगे आपके नाम, पोटाशियम का एक जगह और यूज कर लेंगे जल को मृदु बनाने में, या फिर जल को साफ करने में, जल को साफ करने में भी इसका यूज होता है। इसका हमने 3 जगह यूज देखा, एक तो ब्लड के क्लॉटिंग बनाने में जिसका नाम दिया कोएगुलेशन प्रक्रिया जो एंटीसेप्टिक प्रकार से काम करेगा, और एक जल को क्या साफ करने में या फिर जल को मृदु बनाने में भी कह सकते हो कि जल को क्या बनाता है, मृदु बनाने का काम करता है। कौन, अपना फिटकरी या फिर पोटाशियम के नाम से जिसे हम जानते हैं। तो यहाँ पे भी अपना काम करते हैं। हाँ, सेविंग में भी इसका यूज करते हैं, जिस सेविंग में ही नगेंद्र सही आपने कहा, नगेंद्र जी आपने सही कहा, सेविंग में इसका यूज करते हैं हम। इसके बाद देखिए ध्यान से, अगला हमारा साल, अगला हमारा यहाँ पे KMnO4 एक साल्ट जिसको नाम देते हैं KMnO4। इसे कहा जाता है पोटाशियम परमैंगनेट के नाम से जानते हैं। पोटाशियम परमैंगनेट के नाम से इसे जानेंगे, पोटाशियम परमैंगनेट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KMnO4 हो जाएगा। यहाँ पे जो हम जानेंगे इस पोटाशियम परमैंगनेट को, इसका देखना ध्यान से यूज कहाँ हम करते हैं। इसका हम यूज कर लेंगे रेड मेडिसिन बनाने में, रेड मेडिसिन बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कहें तो लाल दवा बनाने में, लाल दवा बनाने में। लाल दवा क्या होता है भाई, तो लाल दवा आपको एग्जांपल दो, यदि आप मेडिकल क्षेत्र में से होंगे या फिर मेडिकल इत्यादि में कभी दवा लेने जाते होंगे तो वहाँ पे एक दवा का नाम है जिसे नाम देते हैं बेटाडीन, बेटाडीन। और ये बेटाडीन जो है भाई, इस बेटाडीन का यूज हम करते हैं क्या, जले हुए चढ़ाने पर या फिर कहीं पे कटे हुए पर चढ़ाने पर, है ना, तो वहाँ पे यूज करते हैं। इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर हल्का रेड होता है ना, और इसमें क्या मिलाया हुआ रहता है, तो KMnO4 मिलाया हुआ रहता है, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसको हमने कहा कि इसका यूज कहाँ करते हैं, रेड मेडिसिन बनाने में। जैसे आपका कौन सा मेडिसिन, बेटाडीन इत्यादि में पाया जाएगा आपका, है ना। बेटाडीन में क्या होगा आपका, पोटेशियम परमैंगनेट होते हैं। इसके बाद देखिए ध्यान से, इसी पोटेशियम परमैंगनेट को हम यूज कर लेते हैं एंटीटेनिन, एंटीटेनिन केमिकल बनाने में भी इसका यूज होता है। इसका यूज हम कहाँ कर लेते हैं, एंटीटेनिन केमिकल बनाने में यूज कर लेते हैं, या फिर कह सकते हो कि इसी पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कर लेते हैं हम कुआं में जल को शुद्ध करने में, जल को शुद्ध करने में यूज कर लेते हैं, शुद्ध करने में। कुआं में जल को शुद्ध करने में भी यूज कर लिया जाता है, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का, है ना। तो इतने क्वेश्चन आपसे इससे याद रखना था। कौन कौन सा, पहली बात कि KMnO4 को क्या कहा जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट कहा जाएगा।
इसके बाद इसका हम यूज कहाँ कर लेंगे, रेड मेडिसिन बनाने में, लाल दवा बनाने में इसका यूज कर लेंगे। जैसे कौन सी दवा, बिटाडिन, है ना, कलर कैसा होगा, लाल होगा। इसके बाद इसी KMNO4 का हमने यूज कहाँ पे कर लिया, एंटी टेनिन केमिकल बनाने में भी इसका इस्तेमाल होगा। इसके बाद इससे हम कुआं में जल के शुद्धिकरण में या जल को साफ करने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं किसका, KMNO4 का। इसके बाद अगला समझिएगा, अगला कौन सा है, अगला हमारा सॉल्ट होगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसे क्या नाम देते हैं, तो इसे कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। इसको ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर से देखना क्या क्वेश्चन बनता है, इससे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि इसका जो ब्लीचिंग पाउडर का जो यूज करते हैं वो हम करते हैं स्विमिंग पूल के अंदर, स्विमिंग पूल में जर्मीसाइड के रूप में। किस में यूज करेंगे, स्विमिंग पूल में जर्मीसाइड के रूप में यूज करेंगे। जर्मीसाइड कहने का मतलब होता है कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणुनाशक के रूप में यूज करते हैं कहाँ पे, तो इसका यूज करेंगे कीटाणुनाशक के रूप में स्विमिंग पूल इत्यादियों में, जल के सफाया में इसका यूज किया जाता है। किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। तो यदि हमसे कहेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होती है, तो आपको बताना है कि स्विमिंग पूल में जर्मीसाइड के रूप में भी इसका हम करते हैं। मनोज कुमार आप क्या बोलना चाह रहे हैं, हम एक बार समझ नहीं पाए। कलरिंग में तो इससे हमें ये याद रखना था किससे, ब्लीचिंग पाउडर से। इसके बाद देखिए ध्यान से, एक आपका यहाँ पे कंपाउंड है Na2CO3। इस Na2CO3 को नाम दी जाती है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और इसी सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है सोडा ऐश। क्या कहा जाता है, सोडा ऐश के नाम से भी जाना जाता है ना। तो यदि हमसे कहेगा कि सोडा ऐश के नाम से किसे जानते हैं, तो किसे बताना है आपको, Na2CO3 को बताएंगे। इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम देंगे इसका, सोडियम कार्बोनेट नाम देंगे, या फिर इसी को नाम देंगे हम सोडा ऐश। अब इस सोडा ऐश में क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पानी को मिक्स कर देंगे, और जब पानी को मिक्स कर देंगे तो यह बन जाएगा Na2CO3 10H2O। क्या बन जाएगा, 10H2O। और इसी को हम नाम दे देंगे क्या भाई, तो इसी को हम नाम दे देंगे यहाँ पे, इसको कह देंगे धोने वाला सोडा या फिर कपड़ा धोने वाला सोडा। इसको क्या नाम दे देंगे हम, कपड़ा धोने वाला सोडा, कपड़ा धोने वाला सोडा के नाम से जानेंगे। हमने पहले कहा कि Na2CO3 को कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट या फिर कहा जाता है सोडा ऐश, और जब इसमें हमने जल मिला दिया तो जल मिलाने से बन गया इसमें Na2CO3 10H2O। अब इसको हमने नाम दे दिया कपड़ा धोने वाला सोडा। अब देखना ध्यान से, इसका इस्तेमाल कहाँ हम करते हैं, है ना। Na2CO3 को हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो अब इसका इस्तेमाल किया जाता है कन्वर्ट इनटू हार्ड वाटर टू सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर टू सॉफ्ट वाटर। भारी जल या फिर कठोर जल से मृदु जल में क्या करने में, कन्वर्ट करने में या बदलने में इसका उपयोग किया जाता है। कठोर जल से मृदु जल में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा धोने वाला सोडा का इस्तेमाल करते हैं। Na2CO3 10H2O का यहाँ पे हम कर लेते हैं, है ना। तो इतना चीज आपको याद रखना था किससे, सॉल्ट से। एक सॉल्ट और हमारे पास है जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन है, तो उसे भी देख लेते हैं। कौन सा सॉल्ट है भाई, वो हमारा यहाँ पे जिप्सम है, जिसे हम नाम देते हैं यहाँ पे CaSO4 10 to 2H2O।
देखना ध्यान से, ये जो जिप्सम है, इस जिप्सम का हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, इस बात को थोड़ी सी समझ लेते हैं, है ना। इसका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखिए, यहाँ पे हम इसके समझेंगे किसके बारे में, CaSO4 के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे आइए समझेंगे हम, ये जो CaSO4 है भाई, इसको हम नाम देते हैं, इसका हम नाम देंगे यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट। इसको हम नाम देते हैं कैल्शियम सल्फेट, या इसी को कहा जाता है जिप्सम। इसी को हम क्या कहते हैं, जिप्सम के नाम से जानते हैं। ये जो जिप्सम है भाई, इसका जो हम यूज करते हैं, इसका हम यूज कर लेते हैं, जिप्सम का यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज कर लेते हैं सीमेंट बनाने में, या फिर इसका हम यूज कर लेंगे POP बनाने में। POP का जो मतलब होता है यहाँ पे, POP का मतलब क्या समझना है, तो POP का मतलब समझना है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानेंगे। यदि हमसे कहेगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, तो कहना कि इसका यूज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद ये जो CaSO4 है, इसका यूज कर लेते हैं अपन, पेंटिंग में भी किया जाता है इसका यूज, या फिर डिजाइनिंग में इसका यूज किया जाता है, पेंटिंग, डिजाइनिंग, या फिर इसका यूज हम बता देंगे कि इसका यूज किया जाता है झूठा दीवार बनाने में। कहाँ यूज करेंगे, झूठा दीवार बनाने में इसका यूज कर लेंगे। यदि हमसे कहा जाए कि ये जो झूठा दीवार है, आपको लगेगा कि एक दीवार है, मगर दीवार नहीं होता, दीवार जैसे एक आकृति को बना देता है कौन, जिप्सम। इसलिए हमने इसका कह दिया कि इसमें जिप्सम में इसका, तो जिप्सम का यूज हम कहाँ भी कर लेते हैं, झूठा दीवार बनाने में भी इसका इस्तेमाल हम कर लेते हैं, या इसी का यूज कर लेंगे पेंटिंग में, डिजाइनिंग में, POP बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने में, या सीमेंट उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका, जिप्सम का। तो जिप्सम से इतना क्वेश्चन आपको याद रखना था, ठीक है। पहली बात तो आपको याद रखना है कि जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये हमने बहुत सारे साल्टों को जाना, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवीजन कर देता हूँ आपको। पहली बार हमने देखा साल्ट में कौन सा साल्ट, NaCl, है ना, जिसको नाम दिया सोडियम क्लोराइड, या इसी को कह दिया कॉमन साल्ट, या फिर टेबल साल्ट, और रॉक साल्ट भी इसी को नाम दिया था सोडियम क्लोराइड को। इसके बाद हमने कह दिया था आपको यहाँ पे कि भाई ये जो आपका टेबल शुगर है, टेबल शुगर के नाम से किसे जानते हैं, तो सुक्रोज को जानते हैं। इसके बाद हमने अगला आपका पढ़ाया था यहाँ पे NaHCO3, जिसको नाम दिया था बेकिंग पाउडर, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका यूज कर रहे थे यूज मटेरियल को फुलफिल करने में, जो खाने वाला प्रयोग में लाते हैं मटेरियल, एक खाद्य पदार्थ, उसका फुलाने में इस्तेमाल कर लेंगे। या फिर इसका यूज हम कहाँ कर लेते, अग्निशामक यंत्र में भी कर रहे थे, पेंट के दाग धब्बे को हटाने में कर रहे थे। इसके बाद हमने पढ़ा CaSO4 का, इसका यूज कर लिया सीमेंट में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, डिजाइनिंग में, या झूठा दीवार बनाने में भी यूज कर लिए। इसी प्रकार हमने पढ़ा था NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसका इस्तेमाल कर रहा था वॉशिंग सोप बनाने में, और KOH पढ़ा, उसका इस्तेमाल किया कपड़ा धोने वाला साबुन बनाने में, है ना। बहुत सारे यहाँ पे क्या पढ़े हमने, साल्ट को पढ़े। एक दो क्वेश्चन जो एग्जाम में आपकी डायरेक्ट आती है, उस क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं कैसे आपसे किया जाएगा क्वेश्चन। जैसे आपसे कह दिया जाएगा कि बताओ भाई, कृत्रिम आंसू बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। थोड़ा समय पहले भी बताया था हमने कि कृत्रिम आंसू बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो देखिए ध्यान से, कृत्रिम आंसू बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, कृत्रिम आंसू बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं ग्लिसरीन को। किसका इस्तेमाल करेंगे, ग्लिसरीन को इस्तेमाल करेंगे। ये कहाँ मिलता है, तो ग्लिसरीन मिलेगा आपको, साबुन के अंदर भी ग्लिसरीन मिलता है। इसके बाद हमने कह दिया एक क्वेश्चन आपके लिए कि कृत्रिम धुआं बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं, कृत्रिम धुआं बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं। तो कृत्रिम धुआं बनाने में जो हम इस्तेमाल करते हैं ना,
कृत्रिम धुआं बनाने में किसका इस्तेमाल करेंगे? तो देखिएगा, कृत्रिम धुआं बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं NH4OH को। इसे कहा जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज हम कहाँ करते हैं? तो इसका यूज करेंगे कृत्रिम स्मोक, आर्टिफिशियल स्मोक या फिर कृत्रिम धुआं बनाने में इस्तेमाल करेंगे। अब देखते होंगे शहरों में या फिर कई बड़े फैशनों में जो कृत्रिम मशीनों के द्वारा धुआं जो निकाला जाता है वो किसके द्वारा निकाला जाता है? तो उसमें जो आपका कंपाउंड होते हैं या जो भी आपका रसायन यूज किया जाता है वो क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, है ना, इसे कहते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो यह हमारा आज के लिए टॉपिक हमारा समाप्त हुआ एसिड, बेस एंड साल्ट को, है ना। इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन को कवर किए। इसके बाद हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अगले टॉपिक को फिर कल ही स्टार्ट करते हैं। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सभी को अच्छा समझ में आया? कमेंट कर आप बताइएगा, सभी को समझ में तो आया ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार आप कमेंट कर बताइएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? यहाँ तक सभी को एसिड, बेस और साल्ट समझ में आया? एक बार कमेंट करके बताइएगा सेशन समझ में तो आया ना? प्रिया जी, क्या नहीं आपको समझ में आया? आप क्लास में थोड़ा सा लेट तो नहीं आए थे? या पहले वाले से जो हमने पहले वीडियो करवाया उसके बारे में थोड़ा सा उससे आप रिलेटेड पढ़िए, पहले वीडियो को आप पढ़िए, है ना, पहला दूसरा लेक्चर पढ़िए, इसके बाद ये सारी चीज़ आपको अच्छी ढंग से समझ में आ जाएगा। अब बाद में क्लास ज्वाइन किया तो पहले वीडियो को आप पढ़िए अच्छा से, बहुत ही अच्छा मैंने उसमें इंट्रोडक्शन दे रखा है कि हमें क्या पढ़ना है ना, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। कोई बात नहीं प्रिया जी। क्लास को टाइम से ज्वाइन कर लेना है। आप वीडियो को एक बार बाद पीछे करके देख लीजिएगा। हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, है ना। हमारा कल के लिए टॉपिक होगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके लिए लाएंगे हम, जो कि एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है क्वेश्चन उससे। ओके, थैंक्स।